नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। हर न्यूज चैनल, हर डिबेट, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर चौराहे की इस समय चर्चा का केवल एकमात्र विषय है, वह है नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे कि हम CAA के नाम से भी जानते हैं। नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 2 में भारत सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2019 को संशोधन किया गया और इस संशोधन अधिनियम के उपरांत भारत सरकार द्वारा हाल ही में नोटिफिकेशन के माध्यम से, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा भी मंजूरी दे दी गई, 11 मार्च 2024 को इस संशोधन के संबंध में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए नियम भी भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रभाव में लाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा धारा 2, धारा 6B, धारा 7D और धारा 18 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को ये जो है शेड्यूल 3 के क्लॉज D में जो प्रोविजो जोड़ा गया है और प्रोविजो जोड़ने के बाद इस संशोधन के माध्यम से 5 वर्ष से अधिक समय की अवधि से जो भारत में निवास कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे प्रवासी जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिक हैं और जो कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्ध और क्रिश्चियन समुदाय के हैं, ऐसे सभी लोगों को नागरिकता देने का ये कानून है। इसमें किसी भी प्रकार की नागरिकता छीनने के संबंध में या नागरिकता किसी व्यक्ति की जो भारत में निवास कर रहा है, किसी भी पंथ, समुदाय विशेष का व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी नागरिकता समाप्त करने का यह कानून नहीं है। 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व जो लोग जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के निवासी हैं और हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्ध और क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, ऐसे लोगों को ही इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्ध और क्रिश्चियन लोगों को ही इसमें क्यों चुना गया? इसका कारण यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सभी इस समय माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं और इनकी संख्या नगण्य के बराबर है। इन पर वहां पर अत्याचार हो रहे हैं और वहां पर ये स्वयं को अपना सुरक्षित नहीं मानते हैं। चूंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलता है, इसीलिए ऐसे लोगों को जो कि वहां प्रताड़ित हैं और अल्पसंख्यक हैं, इन सभी को भारत में नागरिकता देने का जो है प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से किया गया है और जो लगभग 5 वर्ष से अधिक समय अवधि से भारत में स्वयं को सुरक्षित करने की दृष्टि से, सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत में शरण लिए हुए हैं, ऐसे सभी शरणार्थियों को भारत का नागरिक बनाते हुए भारत के विकास में उनको मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से संशोधन के माध्यम से नागरिकता प्रदान करने का निश्चय भारत द्वारा किया गया है। प्रश्न यह आता है कि इन तीनों देशों में रहने वाले मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही? तो उसके संबंध में तथ्य यह है कि भारत के अलावा 57 देश मुस्लिम देश हैं, वहां पर मुसलमानों को केवल नागरिकता प्रदान की जाती है और अन्य 57 देशों में वे सभी बतौर मुस्लिम शरणार्थी बनकर शरण ले सकते हैं और स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं।
लेकिन जिन समुदाय विशेष के लोगों को भारत में इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से नागरिकता दी जा रही है, फिर वो चाहे सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, पारसी हो और क्रिश्चियन हो, उनको भारत में इसीलिए नागरिकता प्रदान की जा रही है क्योंकि वे सभी वहां पर अल्पसंख्यक हैं और अन्य 57 देशों में उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो बतौर नागरिक इस देश से जोड़ने के लिए, चूंकि संविधान की प्रस्तावना भी जो शुरू होती है उसके शुरुआत के जो शब्द हैं वह है हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना के माध्यम से इस भारत के प्रति श्रद्धा और इस भारत को अखंड रखने, इस भारत के विकास में स्वयं को बतौर नागरिक जोड़ने का जो बोध कराता है, वो शुरू के जो 3 शब्द हैं कि हम भारत के लोग। इसीलिए ऐसे शरणार्थी जो भारत में स्वयं को सुरक्षित करने की दृष्टि से 5 वर्ष से अधिक समय से शरण लिए हुए हैं और भारत के द्वारा उनका लालन पालन पोषण किया जा रहा है, एक प्रकार से वो भारत की मुख्य धारा में न जुड़कर केवल भारत पर आश्रित है और भारत के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए उनको नागरिकता देकर भारत की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा रहा है, भारत की सेवाओं में उनको लिया जाएगा, भारत में कार्य करने के लिए उनके योगदान को स्वीकार किया जाएगा और उनको टैक्स पेयर बनाया जाएगा। तो भारत में विकास की अवधारणा में और भारत के विकास में उनका योगदान हो, इसीलिए भी उनको नागरिकता दिया जाना अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसे सभी शरणार्थियों को जो कि 5 वर्ष से ज्यादा समय से भारत में शरण लिए हुए थे, इन सभी को भारत में नागरिकता देकर भारत के विकास के योगदान में उनको भागीदार बनाने का एक निर्णय लिया गया है, जो कि एक बहुत उचित निर्णय है। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को समझने के लिए हमको इसके इतिहास के कुछ पन्ने पलटने की आवश्यकता है। लियाकत अली और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के बीच में 8 अप्रैल 1950 में एक दिल्ली पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच में यह समझौता हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के देशों में निवास करने वाले अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की हितों की रक्षा करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे और उनको शरण देंगे और उनको एक बेहतर नागरिक के तौर पर जो सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए दोनों देश बाध्य होंगे। लेकिन इसके उल्टे पाकिस्तान अपने इस पैक्ट से पीछे हटा और आज वर्तमान में 3% से भी कम वहां के अल्पसंख्यक हैं, जो कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं और 3% से कम उनकी संख्या अब वर्तमान में रह गई है। जबकि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या 20% से भी ऊपर जाने की ओर है। तो एक तरफा किसी भी समझौते को लागू नहीं करवाया जा सकता और 8 अप्रैल 1950 का जो समझौता था उससे विरोध में जाकर, उससे पलटी खाते हुए पाकिस्तान द्वारा, जैसा कि पाकिस्तान की एक फितरत है कि भारत से किए जाने वाले सभी समझौतों को पाकिस्तान कहीं ना कहीं ताक पर रख देता है और अपने और भारत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हर वो कार्य करता है जिसके माध्यम से हमारे देश, भारत देश को नुकसान पहुंचे, आर्थिक क्षति हो, सामाजिक क्षति हो और कहीं ना कहीं उस देश के निवासियों को कष्ट उठाना पड़े। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है। हिंदू बच्चियों की खासकर बड़ी दुर्दशा है, उनका अपहरण हो जाता है, उनको जबरन धर्मांतरण करके उनका निकाह करा दिया जाता है और उनके साथ में बलात्कार जैसी क्रूरता की जा रही है। तो वहां पर अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। 3% से भी कम अल्पसंख्यकों की जो है वहां पर उपस्थिति रह गई है। इसीलिए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना हमारे देश की अवधारणा है, हमारे भारतीय संविधान का मूल है और भारतीय संविधान के मूल की अवधारणा जो वसुधैव कुटुंबकम है उसको ही पालन करते हुए
5 साल से अधिक समय से जो शरणार्थी हमारे देश में निवास कर रहे हैं उनको नागरिकता देने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। अब प्रश्न आता है, क्या सीएए को कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर सकती है? तो इसका उत्तर है कि यह भारतीय संविधान के अंतर्गत यह केंद्र सूची का विषय है, नागरिकता, जो कि क्लॉज नंबर 17 पर इसका उल्लेख किया गया है और यह केंद्र की सूची, संघ सूची का विषय है। तो इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार इस पर कोई कानून नहीं बना सकती। नागरिकता देने का निर्णय भारत सरकार कर सकती है, कोई भी राज्य सरकार नागरिकता देने या नागरिकता समाप्त करने का निर्णय कोई भी राज्य सरकार नहीं ले सकती। अब कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इस सीएए कानून के माध्यम से मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका मैं उत्तर पूर्व में ही दे चुका हूं कि सीएए के माध्यम से जो 5 वर्ष से अधिक समय से लोग निवास कर रहे हैं शरणार्थी, जो कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, केवल उन्हें ही नागरिकता प्रदान करने का ये कानून है। इस देश में पूर्व से निवास करने वाले मुसलमान की नागरिकता, जो कि भारत के नागरिक हैं, ऐसे किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त करने का ये कानून नहीं है। यह प्रश्न कर रहे हैं कि सीएए और एनआरसी क्या एक ही विषय है? तो इसका उत्तर भी मैं देता हूं, सीएए और एनआरसी दोनों अलग अलग विषय हैं। इस देश में सीएए और एनआरसी को जोड़कर भी इस देश में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सीएए और एनआरसी दोनों ही अलग अलग विषय हैं। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागरिकता प्रदान करने का कानून है, जब सीएए और एनआरसी में अंतर क्या है, प्रश्न ये भी आता है। तो सीएए भारत के में जो शरणार्थी हैं और जो कि 5 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं और जो कि हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध और क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करने का एक कानून है, भारत में शरण देने का एक कानून है। जबकि एनआरसी ऐसे घुसपैठिए जो अवैध रूप से असम राज्य में रह रहे हैं उनके संबंध में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन करके जो रजिस्टर बनाया गया उसको सूचीबद्ध करने का एक नियम है, जिसके माध्यम से, एनआरसी के माध्यम से वहां के स्थानीय निवासों को सूचीबद्ध किया जाएगा और जो अवैध घुसपैठिए हैं एनआरसी के माध्यम से सूचीबद्ध करने के बाद जो अवैध घुसपैठिए पाए जाएंगे उनको बाहर निकालने का एक कानून है। इसीलिए सीएए और एनआरसी दोनों ही अलग अलग कानून है, इनको किसी भी प्रकार से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन कुछ लोग केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इन दोनों विषयों को जोड़कर देश के सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको नागरिक संशोधन अधिनियम और हाल ही में जो उसके नियम बनाए गए हैं, किस प्रकार नागरिकता प्रदान की जा रही है, किन लोगों पर यह एक्ट लागू होगा और नागरिकता के संबंध में किस प्रकार से ये हमारे देश में लागू किया जाएगा, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।